हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमानगा। ध्यान से सुनना जितने भी सीए फाइनल वाले स्टूडेंट है। इससे पहले मैंने आपको एग्जामिशन तक कवर करा दिया था। टाइम और सप्लाई देखते हैं। ये चैप्टर मेरे हिसाब से बहुत सिंपल है। मतलब इसमें एज सच इतना ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। जो स्टूडेंट इसको इंटर में भी अच्छे से पढ़ा होगा उसका काफी अच्छे से कवर्ड होगा सर। बट अपन अच्छे से पढ़ेंगे और इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चंस भी कवर करेंगे। तो बात होती है टाइम और सप्लाई की सर। टाइम और सप्लाई इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज दोनों अलग अलग कहानियां हैं सर। गुड्स के केस में सेक्शन 12 आता है और सर्विसेज के केस में सेक्शन 13 आता है। भाई गुड्स के केस में इन्होंने बोला टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा। वेरी सिंपल सर, आप ये बताइए सबसे पहले क्या सेक्शन 31 के हिसाब से आपने इनवॉइस टाइम पीरियड में इशू किया। और सेक्शन 31 बोलता है सर आपको इनवॉइस कब तक इशू कर देना सर। अगर गुड्स मूवमेंट हो सकता है तो ऑन और बिफोर द डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। और अगर गुड्स का मूवमेंट नहीं हो सकता तो सर जहां पर गुड्स को डिलीवर कराया जा रहा है या गुड्स अवेलेबल कराया जा रहा है आपको इनवॉइस इशू कर देना है। और अगर आपने इस टाइम पीरियड तक इनवॉइस इशू कर दिया तो सरकार बोलती है जिस दिन इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था, जिस दिन इनवॉइस इशू किया और जिस दिन पेमेंट, तीनों में विचएवर इज अर्लियर। बट बेसिकली क्या होता है, गुड्स के केस में एडवांस पेमेंट का कोई मतलब नहीं होता। तो हमें एग्जाम में दो ही डेट देखनी होती है, जिस दिन इनवॉइस इशू कर देना चाहिए था एज पर सेक्शन 31 और जिस दिन इनवॉइस इशू किया, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। ध्यान रहेगी ये बात। क्लियर है सबको? ठीक है। इसके बाद कहानी और आगे बढ़ती है सर। सर्विसेज की बात है तो सर सर्विसेज में जो होता है ना सर, वो इनवॉइस का यहां पर भी टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब्ड है सर। और इनवॉइस का सर्विसेज के केस में हम पढ़ के आए हैं सर कि इनवॉइस के केस में हमें बोलता है सर 30 डेज नॉर्मली डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस से लेके 30 डेज का आपके पास टाइम पीरियड है। 30 डेज के अंदर आप इनवॉइस इशू कर दीजिए। और अगर आप एनबीएफसी है, इंश्योरेंस कंपनी है, बैंकिंग है, तो उस केस में आपके पास 45 डेज का टाइम पीरियड है। इस टाइम पीरियड के अंदर इनवॉइस इशू कर दीजिए। अगर आप इस टाइम पीरियड के अंदर इनवॉइस इशू करते हैं तो आप अच्छे आदमी हैं। अच्छे हैं तो इनवॉइस और पेमेंट दोनों में विचएवर इज अर्लियर। पर अगर अच्छे आदमी नहीं है तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विचएवर इज अर्लियर। आई बात समझ बेटा दिमाग में? ठीक है। और अगर सर जहां पर आपको अबव इवेंट्स आर अनएसर्टेनेबल, मतलब आपको डेट ऑफ इनवॉइस समझ नहीं आ रही है, डेट ऑफ पेमेंट समझ नहीं आ रही है, तो सरकार बोलती कोई बात नहीं। डेट ऑन विच द रिसिप्ट शोज द रिसिप्ट ऑफ सर्विसेज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जिस दिन रिसिपिएंट अपनी बुक्स में ये दिखाएगा कि मैंने इस दिन रिसीव करी थी सर्विसेज, उस दिन हम टाइम ऑफ सप्लाई मान लेंगे। जहां पर आपको टैक्स इनवॉइस की डेट, मतलब सॉरी इनवॉइस की डेट, पेमेंट की डेट, ये सब समझ ही नहीं आ रहा है सर। आई बात सिंपल? क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं सर। अब बात ये होती है सर, क्या गुड्स के केस में फॉरवर्ड रिवर्स सब हो सकता है? यस सर। तो सर ये जो हम ऊपर पढ़े ये कौन सा केस था सर? ये फॉरवर्ड था। ये बहुत सिंपल केस होता है। बट टिपिकलिटीज तो रिवर्स चार्ज में होती है। अब रिवर्स चार्ज है तो रिसिपिएंट को पे करना है। तो गुड्स के केस में इन्होंने बोला सर जिस दिन रिसिपिएंट गुड्स रिसीव करता है और डेट ऑफ पेमेंट और 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, तीनों में विचएवर इज अर्लियर। अर्लियर जो डेट रहेगी वो हम क्या मान लेंगे सर? टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज। बट अगर ये सर्विसेज हुई तो सर्विसेज में बोलते हैं सर सर्विसेज में रिसिप्ट थोड़ी होता है सर। सर्विसेज तो अवेल की जाती है। इसलिए इन्होंने बोला सर वो रिसिप्ट वाला पॉइंट हटा दो। जिस दिन पेमेंट हुई और सर 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। अच्छा, पेमेंट के लिए आपको याद रखना पड़ेगा सर, हम अगर फॉरवर्ड चार्ज में देख रहे हैं, ध्यान रखना ये स्टूडेंट बहुत सारे गड़बड़ करते हैं सर। अगर हम फॉरवर्ड चार्ज में देख रहे हैं तो डेट ऑफ क्रेडिट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्रेडिट ऑफ पेमेंट इन द बैंक अकाउंट और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। पर अगर यही चीज रिवर्स चार्ज में देखते हैं तो रिवर्स चार्ज में डेबिट देखना, ये गड़बड़ कर देते हैं स्टूडेंट। सर क्योंकि रिसिपिएंट पे कर रहा है तो उसके अकाउंट से डेबिट होगा ना, तो डेबिट, डेट ऑफ डेबिट इन द बैंक अकाउंट और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। किसकी बुक्स? रिसिपिएंट की, ऑब्वियस सी बात है सर। ठीक है, रिवर्स चार्ज की बात थी ना सर। अगला, वेयर द इवेंट आर नॉट एसेंडेबल। अब आपको नहीं पता चल रहा है इनवॉइस की डेट क्या है, पेमेंट की डेट क्या है, कुछ नहीं समझ आ रहा है। सरकार बोली कोई बात नहीं सर, जिस दिन एंट्री होगी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिसिपिएंट के, उस दिन हम मान लेंगे टाइम ऑफ सप्लाई। समझ आया? अब अगर आप एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से आप अगर कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस जीटी में पढ़ते हो ना सर, ट्रांसफर प्राइसिंग में। तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस से अगर आप कोई इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज, तो डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ द रिसिपिएंट, रिसिपिएंट ये बहुत बड़ी गलती होती है। रिसिपिएंट और द डेट ऑफ पेमेंट दोनों में विचएवर इज अर्लियर। एकदम सिंपल, ध्यान रखना।
ठीक। उसके बाद कहानी आती है वाउचर की। अब वाउचर में इन्होंने एकदम क्रिस्टल क्लियर रखा भाई कि अगर वाउचर का केस है तो पहले ये बता दो वाउचर आइडेंटिफिएबल है कि नहीं है। मैं बोला आइडेंटिफिएबल है, पता चल रहा है कहां वाउचर यूज हो सकता है। सरकार बोली वेरी गुड। जब आपका वाउचर आइडेंटिफिएबल हो एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर, और अगर आपका वाउचर आइडेंटिफिएबल नहीं है तो सरकार बोलती है उस केस में रिडम्पशन ऑफ वाउचर। समझ ही नहीं आ रहा है ये वाउचर मैं कहीं भी यूज कर सकता हूँ। बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने रेगुलर क्लासेस में समझाए थे सर। शॉपर स्टॉप का वाउचर है, ठीक है, या फिर आपको फूड का वाउचर मिल रहा है। फूड का वाउचर अगर स्पेसिफिक है कि डोमिनोज में ही यूज होगा तो वो तो स्पेसिफिक हो गया। और सर मैंने आपको फूड का वाउचर दिया जहां चाहे यूज कर लो, तो सर उस केस में तो फिर पता ही नहीं है वाउचर किसका है सर। तो फिर वो डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ वाउचर टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। समझ आई बात। अगर अगला है रेसिडियल केस, मतलब फॉरवर्ड में नहीं आते, रिवर्स में नहीं आते, रेसिडियल केस। रेसिडियल केस में इन्होंने बोला सर भैया क्या सामने वाला रिटर्न डालता है? मैं बोला हाँ हाँ सामने वाला बिल्कुल रिटर्न डालता है। सरकार बोली डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न। मैं बोला वो रिटर्न भी नहीं डालता है। तो सरकार बोली जिस दिन वो पेमेंट करता है टैक्स का उसी दिन हम टाइम ऑफ सप्लाई ले लेंगे। आई बात समझ। बहुत ज्यादा लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग इसमें हड़बड़ा जाते हैं। अच्छा, अब टाइम ऑफ सप्लाई फॉर एप्लीकेशन ऑफ इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी, डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन, इन सब के केसेस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? सिंपल है सर। date on which the supplier receives a value such addition in value। जिस दिन रिसिपिएंट सप्लायर को इंटरेस्ट पे कर देगा, लेट फी पे कर देगा, पेनल्टी पे कर देगा, डिलेड पेमेंट या कंसिडरेशन पे कर देगा, उस दिन तुम्हारा टाइम ऑफ सप्लाई होगा। पर ये कहानी यहां तक नहीं रुकती है, इसमें कुछ और छोटी छोटी बातें टाइम ऑफ सप्लाई में जो मेरे को ये लगता है याद रखना चाहिए। याद है स्मॉल एडवांसेस अप टू 1000, उसके लिए डेट ऑफ इनवॉइस ही क्या होता है हमारा? टाइम ऑफ सप्लाई होता है। ठीक। उसके बाद मेरे हिसाब से और ऐसा क्या है जो इंपॉर्टेंट है? हाँ, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस याद रखना। 3 मंथ से ऊपर होता है तो कंटिन्यूअस होता है। और कंटिन्यूअस के केस में याद है क्या हमें डेट ऑफ पेमेंट एसेटेनेबल है तो सर ऑन और बिफोर द डेट ऑफ पेमेंट हमें इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। याद आया। और अगर डेट ऑफ पेमेंट एसेटेनेबल नहीं है तो सर जिस दिन पेमेंट रिसीव कर रहे हैं या फिर सर एक इवेंट से लिंक्ड है तो ऑन और बिफोर दैट इवेंट टाइम ऑफ सप्लाई हो जाए तब तक हमें इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। ये छोटी-छोटी बातें हैं जो आपको टाइम ऑफ सप्लाई में मेरे हिसाब से याद रखनी चाहिए। इतना ज़्यादा इसमें गड़बड़ होने के चांस नहीं है, बहुत छोटा-सा चैप्टर होता है, ईज़ी सा चैप्टर होता है, इंपॉर्टेंट बातें मैंने आपको बताई, बट इसमें ना 2 सर्कुलर भी आई है सर। वो 2 सर्कुलर ज़रूर देख लो सर, क्योंकि अमेंडमेंट का पार्ट है तो मेरे हिसाब से वो सर्कुलर आपको देखनी चाहिए। आपको एग्ज़ाम में हेल्प करेगी, आने के चांसेस हैं। देखो भई, एक ये पहली सर्कुलर थी सर। जहां पर मान लो वर्तमान सर कोई रोड डेवलप करने का, रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं। अब जो रोड बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है क्या वो उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस भी देखता है? ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, वही देखता है। तो ये तो कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विसेज है सर, लंबे समय तक चलती है, बहुत लंबे समय तक चलती है। तो सरकार बोलती थी इस केस में ये कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस सर लंबे समय तक चलती है। तो इस केस में डाउट ये होता था सर इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? क्योंकि सर रोड तो जब खराब होगी तब बनेगी, जब खराब होगी तब बनेगी सर। तो इस केस में ये जो 15-17 इयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं ऑपरेशन और मेंटेनेंस में, इसमें टाइम ऑफ सप्लाई क्या होने वाला है? ये क्वेश्चन अराइज हुआ था। तो इन्होंने सर्कुलर से क्लैरिफाई किया और एकदम एकदम सिंपल क्लैरिफाई किया। इन्होंने बोला भाई देखो ये कॉन्ट्रैक्ट तो लंबा है, कंटिन्यूअस पीरियड पे चलता रहता है सर। तो सर इसमें इन्होंने सिंपल ये बोला सर would arise at the time of issue of invoice और पेमेंट दोनों में whichever is earlier। ठीक है। अगर इनवॉइस इज इशूड बिफोर द स्पेसिफाइड डेट ऑफ द कंप्लीशन ऑफ द इवेंट स्पेसिफाइड। सर ये कंटिन्यूअस सर्विस है तो कंटिन्यूअस सर्विस के केस में हम 3 केस पढ़ के आए थे सर कि हमें इनवॉइस कब तक इशू कर देना चाहिए? जहां पर पेमेंट से लिंक्ड हो, ठीक है, जहां पर पेमेंट की डेट एसेटेनेबल हो। सेकंड केस था जहां पेमेंट की डेट एसेटेनेबल नहीं हो। तीसरा केस था सर जहां पर इवेंट से लिंक्ड हो, तो ऑन और बिफोर दैट इवेंट आपको इनवॉइस इशू कर देना चाहिए। और अगर आपने इनवॉइस सही टाइम पे इशू कर दिया तो इनवॉइस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। और अगर आपने सही टाइम पे इनवॉइस इशू नहीं किया तो डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस और पेमेंट व्हिचएवर इज अर्लियर। इन शॉर्ट कंटिन्यूअस सप्लाई सर्विस माना गया, इवेंट लिंक माना गया और इवेंट के बेसिस में टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड किया गया। किसमें सर? ये रोड वगैरह के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, नेशनल हाईवेज के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। एक ये सर्कुलर था और एक और सर्कुलर है, रुको मैं एक और सर्कुलर बता रहा हूँ। कहां गया? ये रहा। क्लैरिफिकेशन ऑन टाइम ऑफ सप्लाई स्पेक्ट्रम यूजेस एंड अदर सिमिलर सर्विसेज। अब इसमें लड़ाई ये हुई थी कि सर जो ये स्पेक्ट्रम था, स्पेक्ट्रम में ना ये फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर इशू होता है। ठीक है, नोटिस इनविटेशन एप्लीकेशन एंड फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर। फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर को ही गलती से इन्होंने इनवॉइस मान लिया था, बट नहीं, इन्होंने क्लैरिफिकेशन से ये क्लियर किया कि भैया फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर कोई नोटिस नहीं है, कोई वो इनवॉइस नहीं है सर। फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर जो है वो ये स्पेसिफाई करता है कि सामने वाले को कब कब पेमेंट होने वाला है। ठीक है,
2G 3G 4G 5G से 5G स्पेक्ट्रम वगैरह है, जो गवर्नमेंट नीलामी करती है सर, तो वो सर फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर इशू करती है कि कब कब सामने वाले को पेमेंट करना है, मतलब कब कब एयरटेल वाले को पेमेंट करना है। तो ये फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर में मेरे को पेमेंट की डेट एसेटेबल होती है। अब ऑब्वियस सी बात है सर, बिजनेस एंटिटी गवर्नमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करी, रिवर्स चार्ज में होती है। तो बात ये होती थी सर, इसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? क्वेश्चन तो यही हुआ ना सर, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? अब इसमें क्या होता था, टाइम ऑफ सप्लाई के लिए पहले इनवॉइस इशू करना होता था। तो इनवॉइस बात वही है, अगर सामने वाला रजिस्टर्ड है तो वो इशू करेगा, नहीं तो रिसिपिएंट इनवॉइस इशू करता था सर। जब से रिसिपिएंट इनवॉइस इशू किया है, उससे याद है अभी रिवर्स चार्ज का बताया था सर, डेट ऑफ पेमेंट और 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, दोनों में विचएवर इज अर्लियर क्या हो जाता था, आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाता था। इन्होंने सिंपल सर्कुलर से ये क्लियर किया कि भैया फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर इज नॉट अ टैक्स इनवॉइस, ये कोई इनवॉइस नहीं है। इनवॉइस तो अलग से इशू होगा, और वो जो अलग से इनवॉइस इशू होगा उसके बेसिस में टाइम ऑफ सप्लाई डिसाइड होगा। ये फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर आपको सिर्फ ये बताता है कि भैया ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबे सालों का है, ये कॉन्ट्रैक्ट बहुत लंबे सालों का है, कंटिन्यूअस पीरियड का है, कंटिन्यूअस है, समझ रहे हो, कंटिन्यूअस सर्विस है। तो अगर कंटिन्यूअस सर्विस है और पेमेंट लिंक्ड है, पेमेंट लिंक्ड है, पेमेंट की डेट एसेटेनेबल है, तो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट आपको सर इनवॉइस इशू कर देना चाहिए पेमेंट की। और फिर आप इनवॉइस इशू करोगे तो फिर कहानी तो वही है, टाइम ऑफ सप्लाई हम कैसे निकालेंगे, रिवर्स चार्ज की कहानी, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट या 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस, दोनों में विचएवर इज अर्लियर। समझ आया? ये मैंने आपको सर्कुलर बहुत सिंपल इजी तरीके से बता दिया, चाहो तो आप पूरा भी पढ़ लो, बट मैं आपको एकदम क्रक्स शॉर्ट टू द पॉइंट बात बता दिया कि फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर कोई इनवॉइस नहीं है, आपको इनवॉइस अलग से इशू करना है। फ्रीक्वेंसी असाइनमेंट लेटर आपको पेमेंट की डेट एसरटेन करके देता है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर हुआ? अच्छा, इसके बाद एक छोटी सी बात और थी इसको लेके कि सर अगर रेट पे चेंज होता है, भाई जीएसटी का रेट भी तो चेंज हो सकता है। इसमें मैं आपको एकदम सिंपल तरीका बताता हूं। अगर जीएसटी का रेट चेंज होता है, चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, इन्होंने एकदम क्लियर रखा, कोई भी दो चीज अगर पहले रही तो उसका रेट अप्लाई हो जाएगा। इसको ऐसे ही याद रखना, मतलब सप्लाई पहले, फिर इनवॉइस है और पेमेंट बाद में, तो इसका रेट चलेगा। कोई भी दो चीज जहां पर होगी उसका रेट चलेगा, ये ओल्ड ये न्यू, ऐसे याद रखना। कोई भी दो चीज जहां पर होगी उसका रेट चलेगा। सर मान लो अगर इनवॉइस यहां शिफ्ट हो गया तो यहां का रेट चलेगा। सर मान लो अगर सप्लाई यहां हुआ, इनवॉइस और पेमेंट यहां पर हो गया तो यहां का रेट चलेगा। एकदम सिंपल, कोई भी दो चीज जहां पर जाएगी उसका रेट चलेगा, चाहे वो ओल्ड हो चाहे न्यू हो। इसको इतना ही क्रक्स और सिंपल क्लियर तरीके से याद रखना। तो एग्जाम में हमें कैसे ध्यान रखना होगा कि सर डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ गुड्स या सर्विसेज और पेमेंट या इनवॉइस की डेट कब है, रेट चेंज के पहले है, रेट चेंज के बाद है। एग्जाम में लिख लेना, लिख के देखना, नहीं तो गड़बड़ होने के चांसेस है। आई पर्सनली थिंक इसमें गड़बड़ होने के चांसेस है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट और है जहां पर गड़बड़ होती है, ये डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट ये हम पहले भी पढ़ के आए सर, डेट ऑफ पेमेंट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और क्रेडिटेड इन हिज बैंक अकाउंट, दोनों में whichever is earlier, बट ये वाला पॉइंट याद रखना। However, the date of receipt of payment shall be the date of credit in the bank account if such credit in the bank account is after 4 working days from the date of change in the rate of tax। मतलब अगर रेट ऑफ टैक्स 21st जनवरी को चेंज हुआ है, ठीक है, एकदम सिंपल सा एग्जांपल ले लो, और इसके बाद देखो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट शैल बी द डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट इफ सच क्रेडिट, क्रेडिट कब हुआ सर, मान लो 26 जनवरी को हुआ क्रेडिट, तो इस केस में बोल रहे हैं सर पेमेंट की डेट आपकी 26 जनवरी रहेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में 4 दिन से ज्यादा का गैप हो गया है। समझ आया? बैठा दिमाग में? एकदम सिंपल। तो डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट शैल बी द डेट ऑफ क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट इफ सच क्रेडिट इन द बैंक अकाउंट इज आफ्टर 4 वर्किंग डेज। अगर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है 4 दिन बाद, वो कब हो सकता है सर, कोई छुट्टी वुट्टी सिनेरियो आ गया, लगातार कोई छुट्टी पड़ गई, बैंक्स में कोई छुट्टी पड़ गई, तो उस केस में सर हो सकता है आपके अकाउंट में क्रेडिट होने में लेट हो जाए। अगर 4 दिन से ज्यादा लेट हो गया तो जिस दिन बैंक में क्रेडिट हुआ वही आपका क्या हो जाएगा सर, डेट ऑफ पेमेंट, और 4 दिन के अंदर हुआ तो फिर यही खेल लेना सर। आ रही बात समझ? बैठा दिमाग में? ये क्लियर हुआ सबको? यही था। अब इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। आई होप क्लियर हुआ होगा। टाइम ऑफ सप्लाई वेरी इजी चैप्टर सर, इसके क्वेश्चंस करते हैं और अच्छी क्लैरिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस करेंगे। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चलो थैंक यू, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। चलो बाय बाय।